देखिए बाबू, लास्ट क्लास में हम लोग जो है इनफर्टिलिटी का बात किया, ठीक है। और इनफर्टिलिटी में हम लोग जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को समझने का कोशिश किए थे। वहाँ पर IVF ET को समझने का कोशिश किए थे, वहाँ पर IVF गिफ्ट को समझने का कोशिश किया, ठीक है ना। तो बहुत सारा बच्चा जो है बोल रहा था कि सर वो टॉपिक जो है उसमें कभी कभी बीच बीच में क्या हुआ कि कुछ कुछ वर्ड्स जो है हमको समझ में नहीं है, ठीक है ना। जैसे एक बच्ची ने हमसे पूछा कि सर जी ये आर्ट ब्लास्टोमियर क्या होता है, ये आर्ट जो है ब्लास्टोमियर का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब सिंपल है बाबू कि उन्होंने क्या है कि पिछले जो चैप्टर हमने पढ़ाया था चैप्टर 8, वो उस चैप्टर को कवर नहीं किए होंगे, इस वजह से जो है उनको ये प्रॉब्लम आई, ठीक है ना। तो यहाँ समझ लीजिए आर्ट ब्लास्टोमियर का मतलब क्या होता है कि जैसे ये स्पर्म है ना बाबू, ठीक है। और स्पर्म ओवा के साथ जब मिलता है, जब स्पर्म ओवा के साथ मिलता है तब जाकर क्या है कि एक सिंगल सेल बनती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। दो गैमेट जब मिलते हैं तब जाइगोट बनते हैं। अब इस जाइगोट, ये जाइगोट जैसे ही बनता है ना बाबू, तो इसमें क्या है, सेल डिवीजन शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग क्लीवेज के नाम से पढ़े थे। ये जो अंदर का जो न्यूक्लियस है पहले 1 से 2 हो जाता है, बीच से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो डिवाइड जैसे हुआ तो पहले एक सेल था और इसके अंदर अब जो है 2 सेल है। तो ये दोनों सेल को हम लोग कहते हैं कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कहते हैं। तो हर एक खंड को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। और यहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो 2 सेल्ड स्टेज में है, 2 सेल्ड स्टेज में। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जब पहला डिवीजन होता है तो ब्लास्टोमियर की संख्या 2 होती है, ठीक है। फिर जब ये डिवाइड करेगा तो 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगे, 2 से 4 सेल हो जाएंगे। यानी इसके पास ब्लास्टोमियर कितने हो जाएंगे, 4 ब्लास्टोमियर, ठीक है। फिर ये 4 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा, यानी ब्लास्टोमियर की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अब जैसे जैसे डिवीजन बढ़ता जाएगा 8 से 16, 16 से 32, यहाँ पर आपने मोरूला का नाम, हमने मोरूला का नाम लिया था, ब्लास्टुला का नाम लिया था, तो ये पिछले चैप्टर में हम जो है डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता एक्चुअली में क्या है बाबू, ये आप लोग समझ में आ गया होगा कि ब्लास्टोमियर क्या होता है, ठीक है। 8 से नीचे का ब्लास्टोमियर है, 8 से कम ब्लास्टोमियर है तो उसको क्या करते हैं, फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर करते हैं। और 8 से ऊपर होता है तो उसको यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई तो हम आगे चलते हैं। हम लोग जो है लास्ट टाइम हम लोग जो है 1 मिनट बाबू, हम लोग इनफर्टिलिटी की बात कर रहे थे, वहां पर हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को समझे थे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो है हम लोग बहुत सारी बातें किए थे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हस्बैंड क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ डोनर क्या होता है, ठीक है ना, सॉरी डोनर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ डोनर क्या होता है। हमने बात किया था कि IVI क्या होता है, ठीक है ना, इन वेजाइनल इंसेमिनेशन, इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन। फिर हमने बात किया था IUI क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग IVF ET में गए थे, IVF ET में गए थे, ठीक है ना, IVF ET में गए थे। यहाँ पर जो है इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो है बात किया था कि फर्टिलाइजेशन जो है शरीर से बाहर होता है, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर होता है। और उस फर्टिलाइज्ड एग को, जो कि अब एम्ब्रियो बन चुका है, वो अब क्या बन चुका है, एम्ब्रियो बन चुका है। तो ये एम्ब्रियो या तो 8 ब्लास्टोमियर की से कम की स्थिति में होगा, ठीक है, या फिर ये 8 ब्लास्टोमियर से अधिक की स्थिति में होगा। अगर कम की स्थिति में हम फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करते हैं तो हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा फैलोपियन ट्यूब में, जिस प्रक्रिया को हम लोग जो बोलेंगे वो जिफ्ट बोलेंगे। क्या कहेंगे, जिप्ट कहेंगे। जाइगोट को, वह जाइगोट, वह या फिर कह सकते हैं वह एम्ब्रियो जो कि 8 ब्लास्टोमेयर से कम की स्थिति में है, उसको हमको फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर करना पड़ता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग जिप्ट कहते हैं या फिर जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। अगर 8 ब्लास्टोमेयर से ऊपर हो गया तो हमको यूटेरस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिसको हम लोग IUT कहते हैं या फिर इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं। क्लियर ना बाबू। चलिए इसके बाद जो है एक और हमने प्रोसेस का नाम लिया था यहाँ पर, इक्सी का,
इक्सी का, ठीक है ना। अभी इक्सी क्या होता है, इक्सी का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। पिछले क्लास में शायद हम जो है यहाँ पर इंसेमिनेशन लिख दिया था, इंसेमिनेशन नहीं होगा, इंजेक्शन होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम कर रहे हैं इक्सी में, इक्सी मेथड का हम प्रयोग कहाँ कर रहे थे, जहाँ पर स्पर्म जो है वो उसमें फर्टिलिटी की जो है कैपेसिटी नहीं होती है, फर्टिलाइज होने की कैपेसिटी नहीं होती, तो उस वक्त हम स्पर्म को एक महीन इंजेक्शन की सहायता से ओवा के अंदर लेबोरेटरी में हम प्रवेश करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कह रहे थे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग बात किए थे आईवीएफ, ठीक है, सर ये ऊपर लिख देते हैं। इसके बाद हमने बात किया था आईवीएफ गिफ्ट का, इसमें हमने पीछे वाले में हमने क्या लिखा, आईवीएफ ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गिफ्ट, आईवीएफ गिफ्ट का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो बेसिकली बात ये किए थे कि इसमें जो निषेचन होता है वो इनसाइड द बॉडी, हम लोग फर्टिलाइजेशन जो कराते हैं वो कहाँ कराते हैं, इनसाइड द बॉडी कराते हैं। यहाँ पर हम क्या करा रहे थे, आउटसाइड करा रहे थे, यहाँ पर हम आउटसाइड करा रहे थे, इसमें हम क्या करा रहे हैं, इनसाइड, इनसाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम गैमेट को, जब हम गैमेट को फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। हमने फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर गैमेट को किया, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल बॉडी के फैलोपियन नलिका में ही हो रही है। चूंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस क्या यूज हो रही है, गिफ्ट गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो ये सारे जो वर्ड्स है ना बाबू, ठीक है ना, ये सारे जो आप कह सकते हैं एब्रीविएशन है, इसके फुल फॉर्म आपको ध्यान में होने चाहिए, सीधा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जंप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एसटीआईज, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। ये भी एब्रिविएशन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि एसटीआईज का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले था एसटीडीज, ठीक है ना, लेकिन अब उसको कन्वर्ट कर दिया गया, एसटीआईज कर दिया गया। तो एसटीआईज का फुल फॉर्म आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है ना। वह बीमारी या वह रोग के संक्रमण जो सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा वन पर्सन टू अनदर पर्सन में ट्रांसफर होते हैं, उस तरह के इन्फेक्शंस को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कहते हैं, ठीक है ना। वैसे इन्फेक्शन जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं उसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं। क्लियर, हम इसको थोड़ा क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका आज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो है हमने क्वेश्चन लिख लिया, क्योंकि आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है वहाँ पर सीधा क्वेश्चन पूछा जाना है आपसे। तो क्वेश्चन हमने बना लिया है कि यौन संचारित संक्रमण, यौन संचारित संक्रमण यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस से आप क्या समझते हैं। आपको संक्षिप्त में क्या करना है, आपको ब्रीफ अकाउंट देना है या संक्षिप्त में टिप्पणी देनी है उस पर, ठीक है ना बाबू। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि यौन संचारित संक्रमण क्या होता है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस किसे कहते हैं। तो वैसे रोगों का संक्रमण, वैसे रोगों का संक्रमण जो असुरक्षित यौन संपर्क के माध्यम से, असुरक्षित यौन संपर्क का मतलब क्या हो गया कि यदि हम क्या कर रहे हैं, बिना कॉन्डोम का अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, तो वहां पर ये पॉसिबिलिटी बनती है कि यदि हमारे पार्टनर को जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो उसके इन्फेक्शन हमारे बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं। क्लियर ना। तो वैसे रोगों का संक्रमण जो असुरक्षित यौन संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होती है, यौन संचारित संक्रमण या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कहलाते हैं, जिसको हम शॉर्ट में एसटीआईज कहते हैं। क्लियर ना बाबू। चलिए यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है, दैट इज आल्सो नोन एज वेनेरियल डिजीज, दैट इज आल्सो नोन एज वेनेरियल डिजीज और वेनेरियल इन्फेक्शंस आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि यौन संचारित जो संक्रमण है, इसे रजित रोग या वेनेरियल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, वेनेरियल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट में क्या कहते हैं, वीडी कहते हैं, ठीक है।
तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि रजित रोग से आप क्या समझते हैं, तो वहां पर भी आपको आंसर देना है किसके बारे में, यौन संचारित रोग के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि यौन संचारित रोग या यौन संचारित संक्रमण को ही हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, रजित रोग देते हैं या विनेरियल डिसीज कहते हैं, ठीक है ना। इसे जनन मार्ग संक्रमण भी कहा जाता है, ठीक है ना, इसे जनन मार्ग संक्रमण भी कहा जाता है, यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं वह जनन मार्ग को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा हमेशा सत्य नहीं है कि हमेशा हमेशा जनन मार्ग को ही इफेक्ट करेगा, वह हमारे दूसरे ऑर्गन को भी जो है संक्रमित कर सकते हैं, दूसरे ऑर्गन पे भी अपना प्रभाव डाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ा कि एड्स वो ट्रांसमिट जरूर होते हैं सेक्सुअली इंटरकोर्स से, लेकिन वो हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको डाउन करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी, ये भी जो इसके भी जो वायरस है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन ये हमारे लीवर पे इफेक्ट डालता है, ठीक है ना। हम आगे बात कर लेंगे थोड़ी बहुत, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, जितना एनसीईआरटी ने कहा है बस उतना ही कवर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, यौन संचारित संक्रमण का दूसरा नाम है रजित रोग यानी कि विनेरियल डिजीज, वीडी कहते हैं, ठीक है ना। जनन मार्ग संक्रमण भी हम इसको कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं, आरटीआई कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात को समझते हैं कि लोगों में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, ठीक है ना, इसकी जानकारी कम है, या फिर लोगों को जब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस लगते हैं तो इसका इलाज कर पाना थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है डॉक्टरों के लिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसका इलाज ही नहीं करवाते, ठीक है ना। उसके कुछ हम रीजंस देख लेंगे, क्या रीजन है कि लोगों के द्वारा जो यौन संचारित रोग है इसका इलाज बहुत कम देखा गया है, यानी कि जब लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन लगता है, यौन संचारित रोग लगते हैं, तो लोग जो है डॉक्टर के पास जाने से झिझकते हैं, ठीक है ना, कि अगर डॉक्टर के पास हम जाते हैं और वो बात जो है हमारे समाज को पता चले तो लोगों को क्या कहेंगे, लोग हमको क्या कहेंगे, लोग हमारे कैरेक्टर पे सवाल उठाना शुरू कर देंगे कि हाँ इस व्यक्ति को जो है यौन संचारित रोग है, या फिर कह सकते हो गुप्त रोग है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि लोगों के द्वारा यौन संचारित रोगों के जो इलाज है वो बहुत ही कम देखा गया है। क्यों कम देखा गया है, क्योंकि इसके शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो स्पष्ट नहीं होते। शुरू शुरू में क्या होता है कि जब इसके जो इन्फेक्शन लगते हैं तो जो शुरुआती लक्षण होता है, जैसे हल्का सा फीवर आ जाना, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो कि जनन मार्ग में हल्का सा खुजली होना, छोटे छोटे दाने होना, तो ये सारे जो लक्षण है इसको व्यक्ति क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, और आगे चलकर क्या देखने को मिलता है कि ये बीमारी बड़ी हो जाती है, तब जाकर कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऐसे भी है कि जिसको जो बड़ी हो जाए, जिसको प्राइमरी स्टेज पे ठीक किया जा सकता है, लेकिन जब वो स्टेज बढ़ जाता है, जब वो बीमारी बढ़ जाती है तो वो लाइलाज होता है, उसको ठीक कर पाना मुश्किल हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि यौन संचारित रोग के शुरुआती लक्षण जो होते हैं वो स्पष्ट नहीं होते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो चुका है, ठीक है ना। तो वैसे डिजीज एकदम ध्यान रखना कि वैसे डिजीज जिसके शुरुआती लक्षण आपको स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, स्पष्ट रूप से पता नहीं चले, उससे डिजीज को या वैसे डिजीज के इन्फेक्शन को हम लोग साइलेंट इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। वो इन्फेक्शन आपको लगा है लेकिन उसके लक्षण आपको प्रतीत नहीं हो रहे। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में बहुत सारे डिजीज ऐसे होते हैं जिसके शुरुआती लक्षण आपको स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता, इसलिए आप उसको इग्नोर कर देते हो और इलाज नहीं करवाते, और वो क्या कुछ दिनों के बाद या कुछ सप्ताह के बाद या कुछ महीना के बाद फिर से आ जाता है, फिर से प्रॉब्लम खड़ा करता है। उस केस में ऐसा देखने को मिला कि ट्रीट कर पाना थोड़ा सा क्या हो गया, मुश्किल हो गया। अगर पहले ही आप इस चीज के लिए आप जो विनेरियल डिजीज के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उस डॉक्टर से मिल लेते तो आई थिंक आपका जो प्रॉपर्ली इलाज हो जाता, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। क्यों लेट हो गया, क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे, और बाद में ये रोग क्या हो गया, लाइलाज हो गया, ठीक है ना। तो यही है कि लोग जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन होते हैं इसका समय पे इलाज नहीं करवा पाते, क्योंकि शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, स्पष्ट नहीं होते हैं, साइलेंट इन्फेक्शन होते हैं। लोग जो है अगर स्पष्ट उनको लक्षण पता भी चल रहा है तो लोग झिझकते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या होगा, डॉक्टर क्या सोचेगा, या फिर अगर डॉक्टर के द्वारा जो है या फिर ये बात लीक हो जाती है हमारे समाज में तो समाज हमको कहेगा कि इसको जो है गुप्त रोग हो गया। तो ये सारी जो टैबूज है, ये सारे जो स्टिग्मास है, इसको देखते हुए लोग क्या करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से जानबूझ के वो लड़ते रहते हैं, वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, और बाद में बीमारी लाइलाज हो जाती है। एटलीस्ट लास्ट में तो जाना ही पड़ता है, जब प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है तो लास्ट में जाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर जरूरत ये है कि अगर आप शुरू में ही चले जाए तो उस बीमारी को ट्रीट आप कर सकते हैं और वो ट्रीटेबल होगा, उसका इलाज संभव है। लेकिन बाद में कुछ बीमारी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है वो ट्रीट नहीं किया जा सकता।
ठीक है, आगे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। तो लोग जो है चिकित्सा से परामर्श लेने में झिझक महसूस करते हैं। तो यहाँ पर क्या हमने देखा कि लोगों द्वारा यौन संचारित रोगों के इलाज जो है बहुत कम देखा गया है, यानी लोग जो है बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का इलाज कराने पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देते, या फिर लोगों को पता है कि हमको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो चुका है, हमको वेनेरियल डिजीज है, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने से क्या करते हैं, झिझकते हैं। ठीक है ना, क्यों झिझकते हैं? समाज को स्टिग्मा को लेकर झिझकते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं कि कुछ सामान्य यौन संचारित रोगों के हम लोग जो है लक्षण देख लेते हैं कि जनरली, ठीक है ना, हम वन बाय वन करके नहीं देख रहे, हम जनरली देख रहे हैं कि अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे तो आपको ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कि आपको जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यदि जनन मार्ग में क्या है, आपको थोड़ी बहुत खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं उसके ये लक्षण होते हैं, ठीक है ना। कुछ ही डिजीज ऐसे होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं और उसके लक्षण डिफरेंट देखे गए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ये लक्षण होते हैं। जैसे कि क्या है, जनन अंगों में खुजली, ठीक है ना, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उस पे खुजली महसूस होगा, ठीक है, या फिर जनन अंगों पे जो है छोटे छोटे दाने निकल आए हैं, जनन अंगों पे छोटे छोटे जो है दाने निकल आए हैं, और या फिर जनन अंगों से जो है श्वेत द्रव का जो है श्वेत द्रव निकल रहा है, ठीक है ना, मवाद निकल रहा है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो जनन मार्ग में खुजली होना, ठीक है, या फिर जनन मार्ग से जो है श्वेत द्रव का निकलना, मवाद का निकलना, जनन मार्ग में हल्का हल्का दर्द महसूस होना, जब जब यूरिन को पास आउट करने जा रहा है तो महसूस हो रहा है कि जो जनन मार्ग है यानी जो मूत्र मार्ग है उसमें जलन का महसूस होना, जनन अंगों पर छोटे छोटे दाने होना, या फिर जनन अंगों में सूजन होना। ये कुछ बीमारियों, ये जो है कुछ कॉमन से लक्षण है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में शुरुआती दौर में देखने को मिलता है। ठीक है ना, फिर से रिपीट कर लेते हैं। शुरुआती दौर में हमको जो है जनन अंगों में खुजली जैसा महसूस हो सकता है, श्वेत द्रव जो जनन मार्ग से निकल सकता है, हल्का हल्का दर्द महसूस हो सकता है, मूत्र मार्ग में जलन महसूस हो सकता है, जनन अंगों पर छोटे छोटे दाने दिखाई दे सकते हैं, या फिर जनन अंगों में क्या है सूजन महसूस हो सकता है। ठीक है ना, ये सारे अगर लक्षण होते हैं तो इंस्टेंटली आपको क्या है डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको 100% सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ही है, इसके दूसरे बीमारी के भी ये लक्षण हो सकते हैं, लेकिन रिस्क ना लेते हुए, क्योंकि बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के शुरुआती लक्षण ये देखे गए। तो इनमें से अगर कुछ लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए, डॉक्टर से विजिट करना चाहिए, ताकि आगे चलकर हमारी लापरवाही की वजह से आगे चलकर ये बीमारी लाइलाज ना हो जाए। तो हम आगे कुछ डिस्कस बीमारी को कर लेंगे जिसको लाइलाज माना जाता है। ठीक है ना, तो हम ये देखते हैं कि अगर हम क्या है कि पीछे वाले जो कुछ लक्षण हमको दिखाई दे, ठीक है ना, कुछ लक्षण में जनन मार्ग में जो है जलन का महसूस होना, मूत्र मार्ग में जलन का महसूस होना, खुजली होना, ठीक है ना, मवाद का निकलना, ये सारे लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं और इसको हम समय पे ट्रीट नहीं करेंगे तो वो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है वो बड़ा रूप धारण कर लेगा, और जब बड़ा रूप धारण कर लेगा तो कौन कौन सी प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। ठीक है ना, तो यौन संचारित रोग का अगर समय पर इलाज ना होता है तो रोग बृहद रूप धारण कर लेती है एवं निम्न समस्या को उत्पन्न कर सकती है। ठीक है ना, जैसे क्या, जैसे हो गया श्रोणी, यहाँ पर श्रोणी कर देना है बाबू, श्रोणी शोधक रोग, या फिर जिसको बोलते हैं पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिजीज, पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिजीज, जो श्रोणी क्षेत्र है, ठीक है ना, जहां पर जनन मार्ग होते हैं वो श्रोणी क्षेत्र, उस श्रोणी क्षेत्र में जो है सूजन हो सकती है, जिसको हम लोग श्रोणी शोधक रोग या पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिजीज, शॉर्ट में इसको पीआईडी कहते हैं। ठीक है ना, ये हो सकता है। इनफर्टिलिटी जैसी कंडीशन महसूस जो है, इनफर्टिलिटी जैसी कंडीशन जो है वो क्रिएट हो सकता है कि अगर कोई मेल हो या फीमेल हो, ठीक है ना, दोनों में अगर उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो इन्फेक्टेड हो जाए, जो उसको वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, तो वो जिस ऑर्गन को इफेक्ट करेगा उसको खराब करता चले जाएगा, जिससे उनके सीधा असर उनकी फर्टिलिटी पे पड़ेगा, जनन पे पड़ेगा। तो अगर बीमारी बड़ी हो जाएगी तब जाकर जो कपल है, या फिर कह सकते हो अगर मेल में है तो मेल, फीमेल में है तो फीमेल जो है वो इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। उपस्थानिक सगर्भता देखने को मिल सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हमने पढ़ा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या हो गया कि यदि यूटरस के अलावा इम्प्लांटेशन किसी दूसरे जगह पे हो जाता है, जैसे फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो गया, जिसको बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी या अपस्थानिक सगर्भता, यानी इसका जो प्रॉपर स्थान है वहां पर
इम्प्लांट ना होकर वो दूसरे जगह पे हो गया तो उसको हम अपस्थानिक सगर्भता या फिर इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। और ये कंडीशन आपको जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जब बड़ी हो जाए तो देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। अगर यूट्रस में इन्फेक्शन है तो यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा कि बच्चा जो है इम्प्लांट हो रहा है लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहा, कुछ महीने तक रहा और फिर वो अबॉर्ट हो गया, नेचुरल अबॉर्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो बार बार गर्भपात देखने को मिल सकता है। अंधे बच्चे का जन्म लेना, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कुछ बीमारी ऐसी भी होती है कि जो वो क्या करता है कि वेजाइना को इन्फेक्ट कर देते हैं, सर्विक्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, यूट्रस को इन्फेक्ट नहीं करते। यूट्रस में बच्चा पल रहा होता है, हेल्दी पल रहा होता है, लेकिन जब वो शरीर से बाहर पार्चुरेशन उसका हो रहा होता है, बर्थ कैनाल से जब वो बाहर निकल रहा होता है तो उस दौरान उनके आंखों को, क्योंकि यूट्रस को इन्फेक्ट नहीं किया लेकिन जब वो बच्चा ग्रो करके, जब बच्चा का बर्थ हो रहा था, पार्चुरेशन हो रहा था, तो वो सर्विक्स से ही बाहर आएगा। तो सर्विक्स से बाहर आने के दौरान ये देखा गया कि सर्विक्स पे इन्फेक्शन था, वेजाइना में इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से वह इन्फेक्शन, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरियल हो, वो इन्फेक्शन जो है इनकी आंखों में चला गया। और आंख को जो है जब बच्चा पैदा हुआ तो क्या देखने को मिला कि बच्चा क्या है, अंधा है। तो अंधे बच्चे जो है पैदा हो सकते हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण, ठीक है ना। मृत बच्चे पैदा हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, जनन अंगों के कैंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे। एक बीमारी ऐसी है अगर वो देखने को मिल जाए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में तो उसका इलाज शुरू ही करा लेना चाहिए, क्योंकि बाद में जाकर ये जो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है एसटीआईज के कारण, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के कारण, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर लेते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का इलाज अगर हम सही समय पे नहीं कराए तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहला क्या है, पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिजीज का सामना करना पड़ सकता है, इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सामना करना पड़ सकता है, मिसकैरेज या अबॉर्शन का सामना करना पड़ सकता है, ब्लाइंड बेबी बर्थ का जो है सामना करना पड़ सकता है, स्टिल बर्थ का सामना करना पड़ सकता है। स्टिल बर्थ मतलब डेथ बेबी का बर्थ, ठीक है ना। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक का जो है इन्फेक्शन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इन्फेक्शन का सामना, कैंसर का सामना करना पड़ सकता है। क्लियर ना। अब देखिए क्या कि रिपोर्ट्स ये कहती है कि यौन संचारित संक्रमणों का जो खतरा है वैसे तो सभी उम्र के बच्चों में होता है, सभी उम्र के व्यक्तियों में होता है, चाहे वो 50 साल का हो, 60 साल का हो, या फिर वो 12 साल का हो, 15 साल का हो, 18 साल का, हर एक उम्र के बच्चों में जो है एसटीआईज जो है देखने को मिला। लेकिन सबसे अधिक केसेस जो आए हैं, सबसे अधिक जो एसटीआईज का खतरा होता है वो 15 से 24 वर्ष के आयु के व्यक्ति में अधिक देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 15 से 24 वर्ष के जो बच्चे होंगे, या फिर आप कह सकते हो कि जो व्यक्ति होगा उसको थोड़ा सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि, और इससे बचाव के उनको तरीके पता होना चाहिए, ताकि जो है ताकि जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं, जो जानकार बच्चे होंगे वो इसके शिकार होने से बच जाएंगे। क्लियर ना। तो यौन संचारित जो संक्रमण है इसका खतरा वैसे तो सभी उम्र के व्यक्तियों में होता है, किंतु 15 से 24 वर्ष के आयु के व्यक्ति में अधिक देखने को मिला है। क्लियर ना, अधिक देखने को मिला है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको समझने की हम कोशिश करते हैं कि ये जो 1 मिनट हो, चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से एसटीआईज है या यौन संक्रमित रोग है, यौन संक्रमित इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन को इन्फेक्ट करने वाले जो या जो पैथोजन हो सकते हैं, वो वायरस भी हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं। क्लियर ना बाबू। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि जीवाणु वैसा कौन सा एसटीआईज है, वैसा कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया से होते हैं या फिर जीवाणुओं से होते हैं। तो यहाँ पर बात को समझिए बाबू, एग्जाम्पल आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा यौन संचारित जो संक्रमण है वो बैक्टीरिया से होता है यानी जीवाणु से होता है, या फिर पूछ देगा निम्न में से वैसे रोग को चुनिए जो विषाणु से होता है, ठीक है ना। निम्न में से वैसे रोग को चुनिए जो प्रोटोजोआ से होते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पर कुछ एसटीआईज का जो है, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ यौन संचारित रोग या संक्रमण का जो है एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। हम यहाँ पे कैटेगराइज कर दिए कि आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो यहाँ पर हम जो एग्जांपल लिए वो एनसीईआरटी का लिए, एक आध एग्जांपल अगल बगल हो सकता है, लेकिन ज्यादातर एग्जांपल जो है या फिर लगभग सभी एग्जांपल जो है एनसीईआरटी के लिए, ठीक है ना।
तो जीवाणु से होने वाले एसटीआई कौन है, या फिर वैसा कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया बाबू, ठीक है ना, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया के कारण होता है। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे दिमाग में होना चाहिए क्लेमाइडिया, ठीक है ना, जिसको क्लेमाइडियसिस भी कहते हैं, ठीक है ना। बोर्ड्स के लिए आपको एग्जांपल ही जरूरी है, ठीक है। इसके लक्षण या फिर ये कैसे होता है, किस अंग को ज्यादा प्रभावित करता है, ये सारा कुछ जो है आपके बोर्ड्स के लिए कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्टेड नहीं है। अगर होता तो हम काफी डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो जीवाणुओं से होने वाले जो एसटीआई है, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, क्लेमाइडिया या क्लेमाइडियसिस, दूसरा कैनक्रॉइड, तीसरा जो है सुजाक यानी गोनोरिया, और चौथा जो है सिफिलिस, चौथा जो है सिफिलिस जिसको आत्संक भी कहते हैं, जिसको आत्संक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चार डिजीज जो हमने लिखा है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि चार के चार डिजीज जो है किससे होते हैं, तो बैक्टीरिया से होते हैं, यानी जीवाणु से होते हैं। नेक्स्ट जो चार डिजीज का हमने नाम लिखा है, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और ये वायरस से होते हैं, विषाणु यानी किससे बाबू, वायरस से होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं वायरस से होने वाले कौन कौन से हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो एड्स से है, ये चीज आपको याद करने पड़ेंगे बाबू, थोड़ा सा हिस्सा बायो में होता है जिसको आपको याद करना पड़ता है। दूसरा जो है जन्निक मस्सा या फिर जिसको जेनाइटल वाइट्स कहते हैं, तीसरा है हेपेटाइटिस बी, ठीक है ना, हेपेटाइटिस बी। और ये जो बीमारी है ना वो हेपेटाइटिस बी, ठीक है ना, ये हमारे लीवर को इन्फेक्ट करता है। हिपैटिक वर्ड जो यूज होता है वो लीवर के लिए यूज होता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना, जो 11th पढ़े होंगे उनको जानकारी होगा। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस बी ये ट्रांसमिट जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हम ब्लड का ट्रांसफ्यूज कराए सलीवा के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं कि सेक्सुअली इंटरकोर्स के द्वारा, ये जो है फ्लूइड, जहाँ पर फ्लूइड का कांटेक्ट होता है ना, फ्लूइड मीडियम से ये वो 1% टू अनदर पर्सन में इसके वायरस जो ट्रांसमिट होता है। एचआईवी के साथ भी वही कंडीशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस से होने वाली डिजीज है, हर्पिस वायरस से होने वाली डिजीज, क्लियर ना बाबू। अब नीचे एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में जो है प्रोटोजुआ से होने वाले डिजीज का दिया गया, तो ट्राइकोमोनास्टा आपको याद रखना है, ट्राइकोमोनियासिस ये जो बीमारी है ये प्रोटोजुआ के कारण होने वाले यौन संचारित रोग है, क्लियर ना बाबू। चलिए यहाँ पर आप जो है चार चार आठ एक नौ नौ एग्जाम्पल जो है आपके दिमाग में होने चाहिए, और अच्छे से कैटेगराइज करके इसको थोड़ा सा रिमेम्बर कर लेना है कि हाँ बैक्टीरिया से होने वाले चार बीमारी कौन कौन से हैं, तो क्लेमाइडिया, कैनक्राइड, सुजाक, सिफिलिस, ठीक है ना, ये चार बीमारी हो गए। अगर आपसे पूछे कि विषाणु से होने वाले चार यौन संचारित रोग का नाम लिखना है, एड्स, ठीक है ना, जन्निक मस्सा, जेनिटल वार्ड्स, हेपेटाइटिस बी, और उसके बाद हर्पिस, ये चार जो हो गए किसके हो गए, वायरस से होने वाले। प्रोटोजोआ से होने वाले एक ही आपके एग्जांपल में एनसीईआरटी में, तो ट्राइकोमोनास्टा जो है इसको याद रखना, ठीक है। ये सारी बीमारियों में से कुछ बीमारी ऐसे है जो नॉन ट्रीटेबल है, ठीक है। नॉन ट्रीटेबल मतलब क्या हुआ कि इसको ठीक ही नहीं किया जा सकता, इसका इलाज जो है आपके पूरे जीवन भर चलेगा, जब तक आपकी जिंदगी रहेगी तब तक आपका इलाज चलता रहेगा। ये आपके लाइफ स्पैन को थोड़ा सा, इलाज जो है आपके लाइफ स्पैन को थोड़ा सा बढ़ा लेगा, लेकिन आपकी मृत्यु जो है यहाँ पे निश्चित है, ठीक है। जैसे क्या कहा जाता है एड्स, हालांकि एड्स के बारे में हम चैप्टर 8 जब पढ़ेंगे काफी डिटेल में बात करेंगे एड्स होता क्या है, एड्स के जो है कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, एड्स जो है किस तरह से हमारे शरीर के अंदर एड्स के वायरस प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एड्स जो बीमारी है एक बार लग गया तो ठीक नहीं होगा। हेपेटाइटिस जो बीमारी है, हेपेटाइटिस बी, बेसिकली हेपेटाइटिस बी जो बीमारी, ए भी होता है बी भी होता है, तो यहाँ पर हेपेटाइटिस बी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। तो हेपेटाइटिस बी जो बीमारी है ये भी लाइलाज है, एक बार हो गया तो आपको ट्रीटमेंट चलती रहेगी, ठीक है ना। हाँ, हालांकि हेपेटाइटिस बी का जो है यहाँ पर टीका वैक्सीन जो है अवेलेबल, ठीक है ना, वैक्सीन अवेलेबल है, पहले से वैक्सीन करा लोगे तो हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी आपको नहीं लगेगी, ठीक है। हर्पिस जो बीमारी है, ठीक है, तो यहाँ पर तीन बीमारी आपको दिमाग में रहनी चाहिए कि एड्स, हेपेटाइटिस बी और हर्पिस जो बीमारी है ये बीमारी लाइलाज बीमारियों में गिनती आती है, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात ये उठता है कि इनमें से कौन सी बीमारियां हैं, ठीक है ना, ये जितने भी यौन संचारित रोग हम पढ़े इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको जैसे ही डॉक्टर को पता चले कि हाँ इस व्यक्ति को ये बीमारी है, तो उसका ट्रीटमेंट से पहले उसको सरकार को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा केस जो हमारे पास आया है, ठीक है ना। जो सेंट्रल डिजीज कंट्रोल के ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हाँ एड्स के जो है पेशेंट हमारे पास आया है, ठीक है, उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर कौन से ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि रिपोर्टेबल है, जिसको गवर्नमेंट को सूचना देना पड़ेगा,
ठीक है ना। तो कौन सा है, एड्स। जैसे ही किसी भी हॉस्पिटल में एड्स का कोई एक पेशेंट भी जो है डायग्नोज किया गया, तो सबसे पहले उसको क्या है कि उसकी इलाज शुरू करने से पहले, उसके परिवार वालों को बताने से पहले कहाँ बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। हिपेटाइटिस जैसा प्रॉब्लम है, इसको यहाँ पर भी क्या है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, डॉक्टर को। सिफिलिस में भी गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, और सुजाक। ये तो चार जो डिजीज है, इस चारों में से किसी एक का भी पेशेंट अगर डॉक्टर के पास आता है तो उसके ट्रीटमेंट से पहले गवर्नमेंट को क्या है, रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी कि यौन संचारित रोग जो है उसके लिस्ट आपके दिमाग में होने चाहिए, कौन से प्रोटोजोआ से होते हैं, कौन से वायरस से होते हैं, कौन से बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज है जो नॉन ट्रीटेबल है, तो एड्स, हेपेटाइटिस बी और हर्पीस। कौन सा ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है जिसके अगर पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं तो डायग्नोसिस पे जैसे ही पता चलता है तो सबसे पहले जो है सीडीसी को यानी कि गवर्नमेंट को जो है इंफॉर्मेशन करना पड़ता है, ठीक है। ट्रीटमेंट बाद में चलती है उनकी। तो यहाँ पर जो रिपोर्टेबल जो डिजीज है वो एड्स है, हेपेटाइटिस है, सिफिलिस है और गोनोरिया। क्लियर ना बाबू। बोर्ड्स में हालांकि क्वेश्चन यहीं तक के रहने हैं, आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, ये एक क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है आपके बोर्ड्स में कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इससे अगर कोई व्यक्ति बचना चाहता है तो क्या करे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है बाबू, जितने भी संक्रामक रोग होते हैं, कोई भी संक्रामक, चाहे वह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो या फिर एयर के थ्रू इन्फेक्टेड होने वाला हो, वाटर के थ्रू इन्फेक्ट होने वाला हो, जितना भी इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं उससे बचाव ही उसका उपचार होता है, ठीक है ना। आप जितना बचाव रखोगे उतना तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बीमारी नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितने भी यौन संचारित संक्रमण है, यानी जितने भी यौन संचारित रोग है उससे आप बचना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो रोग हमको ना लगे, उसके इन्फेक्शन हमको ना लगे, तो ट्रीटमेंट से बच्चा अच्छा है, ट्रीटमेंट से अच्छा है कि आप क्या कीजिए, उससे बचाव कीजिए, ठीक है ना, उससे बचाव कीजिए। जिसके लिए कुछ मापदंड नीचे दिए गए हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से आप किस प्रकार से बच सकते हैं। अगर उस मापदंड को आप याद रखते हो तो भविष्य में आपको कभी भी क्या होगा कि ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ट्रांसमिटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों से यौन संबंध ना रखें, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति क्या है कि अनजान व्यक्ति से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सेक्सुअली इंटरकोर्स करता है या फिर सेक्स करता है, तो उस दौरान हो सकता है कि वो अगले व्यक्ति को नहीं जान रहा है और उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और उसके इन्फेक्शन जो आपके शरीर में आ जाएंगे, ठीक है। तो अनजान व्यक्ति से कभी भी क्या है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। या फिर बहुत सारे व्यक्तियों से बहुत सारे सेक्स पार्टनर्स नहीं रखनी चाहिए, ये पहली कंडीशन होगी, ठीक है। तो अगर आप अनजान व्यक्ति से सेक्स रिलेशन नहीं रखोगे या फिर बहुत सारे मल्टीपल जो है सेक्स पार्टनर्स आपके नहीं होंगे तो आप जो एसटीआई से बच सकते हो, ठीक है ना। जब भी आप सेक्सुअल रिलेशन रखते हो तो उस दौरान यहाँ पर था हो जाएगा बाबू, मैथुन कर दीजिएगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसको कहते हैं। मैथुन के समय सदैव जो है कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। अब कंडोम का हमने दो फायदा देखा था, पहला तो ये हो गया कि ये अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बचाता है और दूसरा क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शन से भी हमारी रक्षा करता है। तो जब भी हम क्या कर रहे हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उस दौरान अगर हम क्या करें कि कंडोम का इस्तेमाल करें तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन है इससे हम बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यदि आपको आशंका होती है कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है या फिर सेक्सुअल ऑर्गन में जो है आपको खुजली महसूस हो रही है, उसमें सूजन महसूस हो रहा है, छोटे छोटे दाने महसूस हो रहे हैं, मवाद निकल रहे हैं, या फिर यूरेथ्रा में आपको जो है बर्निंग महसूस हो रही है, तो आपको तुरंत क्या है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उससे तुरंत मिलना चाहिए, ताकि रोग जो है प्रारंभिक अवस्था में ही जो है उसकी जांच हो जाए, प्रारंभिक अवस्था में ही क्या हो जाए, उसका ट्रीटमेंट हो जाए और आगे चलकर वो बीमारी लाइलाज ना हो। क्लियर ना। तो यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिल लेना चाहिए और रोग का जैसे ही पता चलता है तो उसका पूरा इलाज कराना चाहिए, यानी पूरा कोर्स कंप्लीट करके उसको कंप्लीटली आपके बॉडी से उसके इन्फेक्शन को हटा देने चाहिए, तब जाकर क्या होगा कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से आप बच सकते हो। तो प्रिवेंशन में हमने क्या देखा बाबू कि एनसीईआरटी ने कुछ आपको मापदंड बताया है कि 15 से 24 के बीच के जो उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको कम से कम इतने नियम आप उनको पता होना चाहिए ताकि इन नियम को भविष्य में वो इस्तेमाल करते रहे और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से अपना बचाव कर सके, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचने के सबसे पहला उपाय है कि किसी अनजान व्यक्ति से जो है सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखनी है,
दूसरा मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं रखना है। नेक्स्ट जब कभी भी सेक्सुअल एक्टिविटी करें तो उस दौरान जो है कॉन्डम का प्रयोग करना है। अगर आपको कोई भी आपको लगे कि नहीं सेक्सुअल ऑर्गन में जो है हमारे लैंगिक जनन अंगों में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन जैसा महसूस हो रहा है, तो तुरंत ही डॉक्टर से विजिट करनी चाहिए ताकि प्रारंभिक अवस्था में ही उसका इलाज हो सके, वो बीमारी लाइलाज ना हो। ठीक है ना, ये मापदंड। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि थोड़े से कम्पिटिटिव लेवल के लिए, ठीक है ना, हालांकि बोर्ड्स में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी में बिल्कुल भी इसकी चर्चा नहीं है बाबू, लेकिन अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा आपका जो तैयारी थोड़ा सा ठीक ठाक हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको बीमारी के साथ साथ बीमारी उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया के नाम, वायरस के नाम या फिर प्रोटोजोआ के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, हालांकि हम जब टेस्ट देंगे तो हम यहाँ से क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लेमाइडिया जो हमने पढ़ा था, ठीक है ना, क्लेमाइडियसिस, वो जो बीमारी होता है वो क्लेमोडिया ट्राइकोमैटिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है इसको रट्टाफिकेशन कर लेना, थोड़ा सा रट्टाफिकेशन तो नहीं कर सकते, आप इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लीजिए ताकि अगर इस लेवल के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ दे तो वो डील हो जाए। ठीक है ना, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं बाबू कि सिम्टम्स से, यानी कि वो बीमारी कैसे होती है, वो बीमारी कौन से अंग को प्रभावित करती है, किस तरह से प्रभावित करती है, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के एग्जाम्पल याद होने चाहिए, कौन से बैक्टीरियल है, कौन से वायरस है, कौन से प्रोटोजोअल है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, थोड़ा सा और जानकारी आप रखना चाहते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ये रख लीजिए कि हाँ कौन सा बीमारी जो है, अगर ये चारों जो है जीवाणु से होने वाले हैं तो कौन सा जीवाणु जो है किस बीमारी को उत्पन्न करता है। ठीक है ना, जैसे एड्स हो गया, एड्स जो है वो किससे होते हैं, HIV नामक विषाणु से होते हैं या वायरस से होते हैं। तो ये जो है बैक्टीरियल डिजीज है, ये वायरल डिजीज है, ये प्रोटोजोअल डिजीज है। क्लियर ना बाबू, तो ये सारी चीज जो है आप रिमेम्बर कर लीजिएगा। जब हम टेस्ट लेंगे या फिर हम जब असाइनमेंट देंगे तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन होंगे। क्लियर ना, ये चैप्टर जो है आपके कंप्लीट हो गए और आई होप कि आप लोग क्या है कि पीछे के जितने भी एग्जामिनेशन, जितने भी बोर्ड्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को आप डील कर रहे होंगे। और अगर आप डील कर रहे होंगे तो अभी तक आप 100% इस चैप्टर से आए हुए जितने भी क्वेश्चन है सबको बना चुके होंगे। क्लियर ना बाबू, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटा होगा आपको अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट किए हैं तो। क्लियर ना, तो ये चैप्टर आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, दूसरे चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम दूसरे चैप्टर को शुरू करेंगे, तो हम देखते हैं कौन सा चैप्टर आगे हम शुरू करें या फिर करना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो है और यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर एड्स से थोड़ा सा जो है बढ़ चढ़ के क्वेश्चन पूछ देते हैं बाबू। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो वर्ल्ड एड्स डे है, ठीक है ना, वर्ल्ड एड्स डे जो है, हालांकि एड्स के बारे में हम काफी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक डेट याद रख लीजिए कि जो 1 दिसंबर है, जो 1 दिसंबर होता है, जो 1 दिसंबर है वो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपके असाइनमेंट क्वेश्चन होंगे बाबू। नेक्स्ट है नाको क्या है, इसके फुल फॉर्म आप सबसे पहले तो आपको इसके फुल फॉर्म याद होना चाहिए कि नाको क्या होता है। तो नाको का फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी नाको एक ऐसी संस्थान है जो एड्स के मरीजों का इलाज करती है या फिर एड्स का कौन सा मरीज है उसका पता लगाती है। यानी एड्स से जुड़ी हुई जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने का काम जो है वो नाको करती है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म आपको जो है याद होने चाहिए बाबू। ठीक है, एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट ये है कि वह कौन सा टेस्ट है जिससे एड्स का जो है स्क्रीनिंग की जाती है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये बाबू। एक होता है कंफर्मेटरी टेस्ट, एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है ना, स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो सस्ता होता है और कंफर्मेशन टेस्ट जो होता है वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है। तो डॉक्टर को अगर जैसे ही आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपने उनको प्रॉब्लम बताया, वो क्या है कि आपको लिख दिए एलिसा टेस्ट। क्या लिख दिए, एलिसा टेस्ट। ये याद होना चाहिए, एड्स के लिए ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये क्या है, एड्स के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है बाबू। ये क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, एलिसा कंफर्मेशन रिपोर्ट नहीं देती है, लेकिन
अगर डॉक्टर क्या कहता है कि आप एलिसा करवा के लाइए, एलिसा टेस्ट करवा के लाइए, तो एलिसा का फुल फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसको आपको लिख लेना है बाबू। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जो फुल फॉर्म होता है वो एलिसा का फुल फॉर्म होता है। हालांकि एलिसा हम पूरा प्रोसीड्यूर को देखेंगे कि एलिसा प्रोसीड्यूर किस तरह से जो है किस तरह से किया जाता है और किस तरह से हम इसके इस्तेमाल से या फिर इस टेस्ट के द्वारा जो है हम एड्स की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। क्लियर ना? तो एलिसा का फुल फॉर्म आपको ध्यान में होना चाहिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है। एलिसा जो है स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर किसी पेशेंट को 4 से अगर मान लेते हैं 3-4 टेस्ट हुए और 4 एलिसा टेस्ट में से 2 भी अगर पॉजिटिव आता है और 2 नेगेटिव आता है, क्योंकि हमने बोला ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, अगर 4 का 4 जो है नेगेटिव है इसका मतलब आपको बिल्कुल भी संभावना नहीं है। लेकिन अगर 4 टेस्ट हुए और जिसमें से 2 जो है पॉजिटिव आ गया है, एक जो है इवन एक भी पॉजिटिव आ गया, 3 भी पॉजिटिव आ गया, तो उस केस में डॉक्टर क्या कहते हैं कि नहीं लगता है कि इसको HIV का इन्फेक्शन है। ठीक है ना? HIV जो है वायरस है बाबू, ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसको बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहते हैं। ठीक है ना? ये वायरस का नाम है और एड्स जो है बीमारी का नाम। एड्स क्या है? बीमारी का नाम। ठीक है ना? तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस आपके बॉडी में है या नहीं है, इसके टेस्ट करने के लिए एलिसा टेस्ट जो है शुरुआती दौर में कराया जाता है। अगर हो गया 3-4 टेस्ट हुए उसमें से 50% जो है नेगेटिव आया, 50% पॉजिटिव आया, तो डॉक्टर वहाँ पे अलर्ट हो जाते हैं और कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए भेज देते हैं। कंफर्मेटरी जो टेस्ट होता है ना बाबू, कंफर्मेटरी टेस्ट आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए एड्स का जो स्क्रीनिंग टेस्ट कौन है? एलिशा जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। और इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? तो कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है ना उसको वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है ना? तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है हालांकि वेस्टर्न ब्लॉटिंग से जो है हम लोग बहुत सारे रोगों का पता लगा सकते हैं, उसमें से एड्स का भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर आपसे पूछे कि बताइए कि स्क्रीनिंग टेस्ट एड्स के लिए कौन है, तो एलिशा। ठीक है ना? और अगर कंफर्मेटरी टेस्ट पूछे तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है ना? आगे चलकर हम PCR की भी बात करेंगे, बहुत सारी चीजें जो है आगे बची हुई है। तो ये चैप्टर जो है कम्प्लीटली आपका कंप्लीट हो गया बाबू। और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन होगा, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना? व्हाट्सएप पे। और इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर चुके हैं और आपसे हो गया तो अच्छी बात है। अगर आप सोल्व किए हैं और वो सोल्व नहीं हुआ है तो प्लीज आप जो है व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ लीजिए। और इसके अलावा और कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। इस चैप्टर से NCERT को रीड कीजिए, हर एक लाइन को फिर से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है बाबू?